कि जनरल इम्प्रेशन अब ये है कि मर्द बीवी जब घर आती है सब कुछ मर्द के ऊपर है। उसने पार्लर जाना है, उसने शॉपिंग करनी है, उसने बाहर जाना है, उसने अपने दोस्तों के साथ खाना खाने जाना है, उसने ट्रैवलिंग करनी है, सारी मर्द की जिम्मेदारी है। ये अब एक जनरल इम्प्रेशन है। मुझ पे ये जायज़, ये मेरे पे फ़र्ज़ नहीं है, ये मुझ पे फ़र्ज़ नहीं है, मैं तुम्हारे माँ बाप से बात ना करूँ, ये मुझ पे फ़र्ज़ नहीं है, मेरे ये तुम्हारे भाई से रब्ता रखना मेरा फ़र्ज़ और हराम का ना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग देखते हैं कि शादियों में बहुत ज़्यादा डिवोर्स, एक तो डिवोर्स हो रही है, फिर उसके बाद लॉज़ कौन से फॉलो करने हैं। नान नफ़का कब तक मर्द पे फ़र्ज़ है, कब नहीं है, इस बारे में बड़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि हमने लॉज़ बड़े मिक्स किए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें शरीयत क्या कहती है, हम उसको उस डायनामिक्स में देखेंगे। अच्छा, सवाल बेसिकली अगर हम इसको सिंपल करेंगे, हम देखते हैं कि आजकल शादियों में मियाँ बीवी की जब जुदाई होती है तो कुछ जगहों पे वो इस्लामिक वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, और जैसे ही डिवोर्स होती है तो 50-50 स्प्लिट भी फॉलो कर लेते हैं बाहर के लॉज में। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह चाइल्ड कस्टडी पूरे का पूरा कब्ज़ा कर लेते हैं। ये मुसलमानों की बात हो रही है, इसमें फिर बड़ी कन्फ्यूजन है, फिर बड़ी अजीब और गरीब किस्म की बातें होती है कि नहीं, ये बात जस्टिफाई भी करते हैं। हम इसे शरीयत की अगर रूह से देखें, कस्टडी किसकी होती है अगर एक सेपरेशन हो जाती है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है एहसन तरीके से अपने रास्ते कर लो और अल्लाह ताला दोनों को खुद कफील कर देगा, दोनों के लिए। यानी अल्लाह पूरा, ऐसा नहीं है कि अगर डिपेंडेंस एक से ख़त्म हो रही है तो अल्लाह देखने वाला है। कुरान में सूरह तलाक में जो है, इस बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा डिटेल में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वंफ़अना बिमा अल्लमतना वज़िदना इल्मा, नहमदुका अला कुल्लि हाल व नऊज़ु बिका मिन हालि अहलिन नार। बिलाशुबा फैमिली सिस्टम में जो निकाह है, शादी है, वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और हमारे यहाँ शादी का तसव्वुर अल्लाह ताला ने चूँकि मर्द को कव्वाम यानी रिस्पॉन्सिबल बनाया है, तो जो फाइनेंशियल सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मर्द पे आ गई हैं, मर्द वो जिम्मेदारी उठाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो मल्टी टीयर्ड है। यानी एक तो ये है कि जो इसको नफ़का की टर्म यूज़ होती है हमारी इस्लामी फ़िक़्ह में, नफ़का कहा जाता है इसको, या सस्टेनेंस वगैरह। तो जो नफ़का वाजिब होता है यानी बीवी का होता है, नाबालिग औलाद का होता है मर्द पे। उसके अलावा जो वालिदैन और जो इंसान के दूसरे रिश्तेदार हैं, इनका भी नफ़का बाज़ स्पेशल केसेस में वाजिब हो जाता है, हमेशा नहीं होता, बाज़ स्पेशल केसेस में होता है। हम उस पर भी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है। वरना नफ़का का जो चैप्टर जब हमारी इस्लामिक फ़िक़्ह में डिस्कशन होती तो वो हम जिस ज़माने में ग़ुलाम होते हैं तो फिर वो यानी जो अगर कोई ग़ुलाम है, यानी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन बता रहा हूँ कि उनकी भी ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है कि उनको कैसे देना है, उसका भी पूरा हमारे यहाँ चैप्टर है। तो बालफाज़ यानी अगर हम देखें कि जो नफ़का वाजिब होता है उसके 3 कॉजेज़ हो सकते हैं। एक है निकाह, एक है नसब यानी इंसान के जो रिश्ते होते हैं, औलाद है, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, इनका। और एक तीसरा होता है कि आपको कोई ग़ुलाम है, जो पहले होता था। इस ज़माने में ज़्यादा ग़ुलाम नहीं है तो ये कैटेगरी अप्लाई भी नहीं होती। तो बीवी का नफ़क़े के बारे में एक बेसिक चीज़ ये है कि बीवी जितनी भी अमीर हो उसका नफ़का शौहर पे, इवन इफ शी इज़ अ क्वीन, तो तब भी इसका नफ़का शौहर पे है, ये बात तय है। हम आगे जाने से पहले सबसे पहले ये देखें कि ये क्यों ऐसा है। सबसे बेसिक चीज़ के जो फ़िलॉसफ़ी या अंडरलेइंग जो उसकी कॉज़ है जिसकी वजह से ये किया है वो क्या है। हमारे फुक़हा इसके वर्ड यूज़ करते हैं हब्स। हब्स का मतलब होता है कैद। यानी एक ख़ातून जब निकाह होता है तो वो एक घर के अंदर बंद हो जाती, बंद से मतलब घर में रहती हैं और शौहर की इजाज़त के बगैर नहीं जाएंगी, शौहर अलाउ करेगा तो जाएंगी, और घर में रहेंगी, घर के हालात देखेंगी। ज़ाहिर है एक ख़ातून घर में रहेंगी तो कमाना बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर घर में भी अगर कोई कमाने के ज़राए हों तो घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो नफ़क़े की को वाजिब करने की बुनियाद जो है ना वो ये हब्स है।
ये हमेशा ज़हन में रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी ये बात कही जाती है ना कि बर्तन ठीक है, लेकिन उसको पीछे उसके साथ जो उसकी कॉज उससे कनेक्ट रहना चाहिए कि खातून पाबंद है शोहर के लिए। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक खातून ये कह रही हैं कि मैं क्यों पाबंद हूँ, मैं जैसे चाहूँ रहूँगी, मैं जब चाहूँ जा सकती हूँ, जब चाहूँ वापस आ सकती हूँ, जब चाहूँ मैं ओवरनाइट कहीं स्टे कर सकती हूँ, सपोज डैट। तो इसका मतलब है वो उस चीज़ को ब्रेक कर रही हैं। हमारे यहाँ नुशूज़ की टर्म यूज़ होती है, कुरान में कहते हैं नुशूज़ की टर्म, नुशूज़ नाफरमानी या वगैरह, उसके तहत हमारे को कहा लाते हैं कि खातून अगर घर से बाहर नहीं जा रही हैं तो इस चीज़ को ब्रेक कर रही हैं, ये जो एक बाउंड्रीज़ हैं शरीयत ने बनाई हैं, तो वो तो अगर उसके अगेंस्ट नफ़का बंद हो जाएगा। अगर खातून बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर शरई रीज़न के, यानी वो घर से छोड़ के चली जाती हैं, तो अब नफ़का वाजिब नहीं रहेगा। अच्छा। हाँ, ये बेसिक चीज़ हमेशा ज़हन में रहनी चाहिए कि नफ़का जो वाजिब हो रहा है, एक ये है कि शोहर ने खुद ही बदतमीज़ है, हाथ उठाया, निकाल दिया घर से, दैट्स अ सेपरेट केस, वो तो ज़ाहिर है इसकी तरफ से कसूर है। लेकिन खातून नाराज़ होकर चली गई किसी भी वजह से, तो अब नफ़का वाजिब, इसको नुशूज़ कहते हैं, अब नफ़का वाजिब नहीं है। तो ये बुनियादी चीज़ है। इसमें हमारे फुक़हा इसको यूँ जनरलाइज़ करते हैं कि जैसे काज़ी है, या जैसे खलीफा हैं, या जैसे किसी मौलमीन हैं, ये उम्मत के लिए पाबंद होते हैं, अपना टाइम दे रहे होते हैं तालीम में, फ़ैसले करने में, तो वो कहते हैं कि चूँकि उम्मत के लिए महबूस हैं, यानी बंद हो चुके हैं, इस वजह से इनका 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 नान नफ़का सब यानी आवाम के पैसे से जाएगा, ये बैतुल माल से दिया जाएगा। इसके पीछे भी बेस वही है, क्योंकि जिस बंदे के लिए वो अपने आप को उन्होंने पाबंद कर रखा है, तो यानी उम्मत के लिए, तो बैतुल माल का जो जिसमें जो पैसा उसको आएगा। तो बीवी ने, खातून ने एक शोहर के लिए अपने आप को पाबंद कर दिया, नफ़का वाजिब होगा। तो अगर हम इस चीज़ को ब्रेक कर देते हैं, इस बाउंड्री को ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये उसके बाद अब उसके बाद के आप क्लॉजेज़ अप्लाई करते रहें और जो बाउंड्री है वो जो है वो ब्रेक हो चुकी है, तो ये जो है ना, इसको हमारे यहाँ कहते हैं मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, जिसको एक मुहावरा है, वो वाली बात है। अगर मैं सही समझाऊँ तो ये कहने का मतलब है कि देयर इज़ अ प्री रिक्विजिट, एक प्री रिक्विजिट है उस नान नफ़के का वाजिब रहने का। जब तक वो चीज़ें एक्टिव है तो फिर नान नफ़का वाजिब है। देखें, खातून है, बदअखलाक़ी से पेश आ रही हैं, इससे फ़र्क, ये ठीक है, मैं ये नहीं कह रही ये जायज़ है, मैं कह रहा हूँ इसके नफ़के पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। घर में हैं, घर से बाहर नहीं जा रही हैं, उसको ब्रेक नहीं कर रही हैं, घर के अंदर रहते हुए चाहे तक बदतमीज़ी भी कर रही हैं शोहर से, तो ठीक है, हम उसको कह सकते हैं कि नहीं गलत चीज़ है, लेकिन नफ़का फिर भी वाजिब रहेगा, क्योंकि उन्होंने वो बाउंड्री जो है ना उसको ब्रेक नहीं किया। लेकिन जिस बाउंड्री को ब्रेक अगर कर लेती हैं तो फिर नफ़का वाजिब नहीं रहता। शादीशुदा होते हुए वो बाउंड्री क्रॉस कर लेनी ऐसे, तो फिर नफ़का वाजिब नहीं रहता। अच्छा, अब सबसे पहली बात ये कि निकाह हो गया, निकाह के बाद रुखसती, नफ़का फिर जब ये इन प्रिंसिपल तब स्टार्ट होता है कि जब रुखसती हो जाती है, जब शोहर के घर में खातून आ गई। हमारे फुक़हा इसमें ये बात लिखते हैं कि अगर मतलब ये कि निकाह हो चुका है और वो कह रहे हैं आप लड़की वाले कि आप ले जाइए अपनी अमानत, लेकिन लड़के वाले जो हैं वो अभी नहीं लेते, तो इस केस में वो कहते हैं कि हो सकता है वाजिबों के बाद ये कि डिले मर्द की तरफ से आ रहा है, तो वो क्लेम कर सकती है नफ़का। तो एक तो सबसे पहली बात ये है कि नफ़का वाजिब उस वक्त होता है कि जब एक खातून रेडी हो कि मैं शोहर के साथ मूविंग करने के लिए उसके घर में तैयार हूँ और उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, ये फर्स्ट चीज़ है। अब आगे जाने से पहले मैं यहाँ पर एक केस लाऊंगा जो कि आजकल बहुत पेश भी आता है और ख़ास तौर से वेस्ट में ये चीज़ पेश आती है। मेरे साथ, मैं केस वाइज चलते हैं, केस पेश आया वो यूँ कि जर्मनी में एक लड़का था, तो वहीं पे सेटल्ड था, वहीं पे उसके पास नेशनलिटी वगैरह भी, तो वो निकाह करना चाहता, तो घर वालों ने वहीं पे एक तलाश की फैमिली कि पाकिस्तानी फैमिली हो और यहाँ पे पीछे जा रहे उनके जो थे उनसे बातचीत की और उनका आपस में वेडलॉक हो गया और निकाह हो गया। अच्छा, निकाह हो गया, चले गए, कुछ अर्से बाद ना मेरे पास केस आया कि उनके वालिद साहब का, अच्छा, तय ये हुआ कि लड़की पीएचडी जॉब कर रही हैं, मतलब एक सिटी में वो रहती हैं, लड़के एक और सिटी में। उन्होंने कहा मैं 1 साल के लिए भी मैं जॉब करनी है, 1 साल के बाद आई विल मूव इन।
विद द हस्बैंड, ये उन्होंने बात की। तो ये बात ठीक है। अच्छा, अब लड़की वहाँ गई तो उसने जाते ही कहा कि यानी लड़की ट्रैवल करके आई, तो ट्रैवल करके आई तो उस लड़की ने यानी वैसी छुट्टी गुजारने के लिए ना शौहर के साथ ट्रैवल करके आ गई, कभी शौहर जा रहा है कभी वो आ रहा है। तो वो खैर वो उसने पे कर दिए जो ट्रैवलिंग कॉस्ट थी। उसने कहा कि बात यह है कि मेरा जो पूरा मंथली एक्सपेंस है ना वो आपके ज़िम्मे में है, वो आप पे करें। खातून ने कहा। खातून ने कहा, ये शरीयत का हुक्म है। तो अब वो परेशान, मतलब मंथली एक्सपेंस भी ये छोटा मोटा नहीं है, मतलब 2,500-3,000 यूरो जो है ना वो कहते हैं कि आप मुझे महाना दें इसके, मेरी क्योंकि मेरी ट्रैवल होती है, मेरी सब चीज़ें होती हैं, तो मेरे और जो मैं कमा रही हूँ वो उसको आप छोड़ दें, वो है ही नहीं आपके ज़िम्मे में। आई वाज शॉक्ड, ये कौन सी यानी फ़िक़्ह है। देखिए बात यह है कि एक खातून इन प्रिंसिपल, अभी खातून जब तक मूव ही नहीं होंगी, वो खुद रह रही हैं कि भाई मैं वहाँ पे जॉब कर रही हूँ, इम्पेडिमेंट जो आ रहा है वहाँ पर शिफ्ट होने से वो खातून की अपनी तरफ से, तो अभी तो नफ़क़ा की बात शुरू नहीं हो सकती, नफ़क़ा तो वाजिब ही नहीं है इस पे। बहुत बड़ी यानी कि बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बड़ी कॉमनली अननोन है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर ये तो अभी हुआ कि वो आई नहीं है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपने अपनी बात पूरी कर लिया था, फिर मैं अपना सवाल करूँ। नहीं, नेक्स्ट में जब वो मूव इन होती हैं फिर उस पर बाद में आएंगे। अभी तो हम फर्स्ट फेज़ में कि अभी वो रुखसती नहीं हुई, जिसको हमारे रुखसती कहते हैं। अच्छा। वो नहीं हुई और अभी वो अपनी रह रही है, तो उसका नफ़क़ा वाजिब नहीं है। नहीं है। हाँ ठीक है, गिफ्ट देते हैं, मोहब्बत का ताल्लुक होता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हम एज अ लॉ बात कर रहे हैं। मतलब ये कि राइट नहीं है मांगने का, वो अपनी मर्जी से लड़का कुछ देता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बट अगर वो नहीं देता तो ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये एक तो ये चीज़ थी, इस हवाले से कोई बात इससे असल में बेसिकली नहीं, इससे नहीं है मेरा सवाल जो है ना, असल में शादी के बाद। अच्छा, अब देखें कि शिफ्टिंग हो गई है वहाँ पे, जो बाहर के मुल्क में लोग रहते हैं ना, अब वहाँ पर उन्होंने मुझे बताया, उनका अगला केस ये था कि लड़की जॉब करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लड़की जॉब करती है। तो अब क्या चीज़ है, अब ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स केस है। एक तो ये कि शोहर इजाज़त दे रहा है और खातून खुद जा रही, फिर तो कोई अच्छा जॉब, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा जॉब ठीक है नहीं है, ये हमारा टॉपिक डिस्कशन नहीं है, ये बात याद है। मैं ये मतलब कोई हमारी इस डिस्कशन से ये करे कि मैं जॉब को क्लियर करूँ कि बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसकी परमिसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे, नहीं कर रहे वो ठीक है गलत है, हम इस सिचुएशन की बात करें कि ऐसा होता है तो आप क्या जॉब कर रही हैं। अब अगर अच्छा एक बात ये, दूसरी बात ये जो वहाँ पे रहने वाले लोगों को पेश आता है इशू, ज़ाहिर है वो ज़िंदगी वहाँ पे जो है ना बहुत मतलब आसान नहीं है, और फिर एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो खातून भी जॉब कर रही हैं, मर्द भी जॉब कर रहे हैं। अब क्या रुखसती हो गई है तो क्या मर्द के ज़िम्मे है सारा एक्सपेंस ही मर्द के ज़िम्मे में है? यानी अब वो क्वेश्चन आता है कि नफ़का, क्या नफ़का शौहर पे वाजिब होता है? ये बेसिक क्वेश्चन है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ ये अब यानी क्या ये मतलब है शरीयत ये कह रही है कि खातून जो है वो अर्न कर रही हैं, से अपनी अर्निंग हो रही है, सेविंग्स हो रही हैं, मर्द जो है वो कमा रहा है और नहीं भी हो रहा तो उसको देखो नफ़के के बारे में प्रिंसिपल याद रहे कि जो नफ़का वाजिब है ना वो देना है, चाहे उसको कर्ज लेके देना पड़े। ये हमने क्लियर नहीं किया कि नफ़का वाजिब है क्या, वो मैं आता हूँ भी। हाँ वैसे मैं बता रहा हूँ कि नफ़का जब हम वाजिब करते हैं किसी पे तो इसको ये समझना चाहिए कि हम कह रहे हैं। इन इफेक्ट हम ये कह रहे हैं, एक बंदे पे अगर मैंने कह दिया ना कि सपोज दैट, या लॉ ने कह दिया या काजी साहब ने कह दिया कि भाई तुमने हर महीने 30,000 तुम्हारे ज़िम्मे में है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि 30,000 तुम्हारी अर्निंग हो या ना हो तुम पे देना वाजिब है, चाहे तुम कर्ज लो। हत्ता कि फुकाहा यहाँ तक कहते हैं कि शोहर अगर कहीं गया हुआ है सपोज दैट और अचानक पीछे बच्चे हैं, बीवी है उसके नहीं, तो वो कहते हैं उसकी तरफ से कर्ज ले अदालत को बता के, और आके शोहर फिर पे करेगा, लेकिन अदालत तय करेगी, ये नहीं कि मजे से कर्ज ले करे, अदालत की उसमें होगा कोग्नाइजेंस उसको कहते हैं, अदालत को पता होगा, उसकी बात करेंगे। अच्छा अब देखो शरीयत ने जो नफ़का वाजिब किया है ना, ये एक तो ज़ाहिर है कि रिहाइश है, जो रिहाइश है वो शोहर के ज़िम्मे में देना। अच्छा इस रिहाइश की फिर पहले हम ये कर लेते हैं, फिर रिहाइश भी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल रिहाइश है। दूसरी बात जो है ना वो
साल मौसम के लिहाज से लिबास है, एक दो जोड़े, मतलब ये चीज़ें ऐसी फिक्स तो नहीं है, लेकिन 2 जोड़े 3 जोड़े सपोज दैट हैं ऐसे मौसम के लिहाज से होने चाहिए जो शौहर के ज़िम्मे में। और तीसरी बेसिक चीज़ जो है वो जो वाजिब जो देनी है वो मतलब फूड है, फूड प्रोवाइड करना। अच्छा, ये शौहर के ज़िम्मे में है। अब अभी एक बहुत बड़ी अच्छा ट्रैवल कॉस्ट, मेडिकल, अभी मैं इसको नहीं आ रही, इस तरफ आना है अभी हमने, ये इसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा। ट्रैवलिंग कॉस्ट है, ट्रैवलिंग कॉस्ट में अगर खातून जॉब कर रही हैं तो अपने ऑफिस आना जाना, कम्यूट जो है, उसके अलावा इंटरटेनमेंट है, घूमने फिरने जाते हैं उसकी कॉस्ट है, या कहीं पे वीकेंड के लिए या मकसद जैसे छुट्टियाँ मनाने के लिए चले जाते हैं, ये कॉस्ट क्या है, ये बात नहीं है। बेसिकली जो वाजिब है वो ये 3 चीज़ें हैं, आप रिहाइश देनी है और लिबास है और खाना है, फूड है। फूड की क्या है, इसमें हमारे फुक़हा की राय ये है कि मतलब तीनों ओपिनियंस मिलते हैं। बाज़ कहते हैं कि मर्द का स्टेटस देखा जाएगा, बाद में खातून का स्टेटस, लेकिन सही बात है कि दोनों को इन सम देखा जाएगा। मतलब ये कि एक मर्द जो है, अगर वो मिसाल के तौर पे लड़की जो है वो बहुत अच्छे ख़ानदान से, या मर्द जो है वो मीडियोकर है, तो ये नहीं है कि उसके ऊपर आप बहुत ग्रैंड नफ़का वाजिब कर देंगे, आप उसको बीच में लाएंगे। लेकिन ये सब्जेक्टिव है, ये मतलब देखता होता है। फूड वगैरह में भी मतलब ये कि ये नहीं है कि आपने रोज़ाना इन चीज़ें की डेली खिलानी है, पिज़्ज़ा खिलाना है। मकसद ये कि नॉर्मल फूड जो होता है वो प्रेशर ना हो, प्रेशर ना हो उस पर। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो है ना, ये शौहर पे ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। ट्रैवलिंग शौहर पे नहीं है। अगर पाकिस्तान जाना है, लड़की कहती है मैं वालिदैन से मिलने जाना है, तो ये शौहर के ज़िम्मे में नहीं है, ना वो उनसे नहीं करता। शौहर देता है, उसका एहसान है, लेकिन उसके ज़िम्मे में नहीं है। इसी तरह यानी ये कुछ की बातें तो हैं, लेकिन चले मैं कह देता हूँ ज़कात देना भी शौहर के ज़िम्मे नहीं है। हज वाजिब होता है, हज उम्रा, हज जो फ़र्ज़ होता है वो खातून के अपने पैमाल में होता है, वो भी ज़िम्मे में भी नहीं है। इसी तरह गिफ्ट्स देने हैं, वहाँ पे भी ये बहुत होता है, बट लोग वहाँ से आ रहे होते हैं तो ज़ाहिर है जो वहाँ रह रहे होते हैं पीछे वालों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि लाएंगे। अब वो कई बार ऐसा होता है शौहर को तुम लेके दो। अब वही बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यानी मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे जो हमारी सुन रहे हैं कल से जाके मैं तो नहीं लेके दे रहा, नहीं, लॉ हम बता रहे हैं कि ये, ताकि इस लॉ के अंदर वो रहते हुए हो सकता है कि वो कभी ले दे कभी ना ले दे, वो शौहर की मर्जी है ना, वो आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन बीवी को कम से कम ये तो पता हो कि अगर शौहर इनकार करे तो ही हैज राइट टू रिफ्यूज। ये नहीं है उसको कहने लगे कि भाई तुमने क्यों नहीं दिया, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तुम्हें जो भी है वो, ये चीज़ें ठीक नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ ऐसे होते हैं, ये भी केस है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ख़वातीन के साथ भी ज़्यादती बाज़ मर्द कर रहे होते हैं, अपने बहन भाई वालिदैन हैं उनके लिए उनका नफ़का वाजिब नहीं, उनके लिए गिफ्ट्स ले रहे हैं और अपने बीवी बच्चों को नहीं लेके दे रहे होते हैं। ये बिलाशुबा ये जो है ना मुआशरत के ख़िलाफ़ है। ज़ाहिर है कि जब एक बंदा अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को गिफ्ट्स दे रहा है तो अपनी बीवी बच्चों को क्यों उससे महरूम करे। ये बिलाशुबा उसको, ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको जस्टिस खुद करना होता है। इसमें शरीयत ने आपको कोई बाउंड नहीं किया बाय लॉ कि आपने खुद फैसला करना होता है, वरना ज़रा दूसरे के दिल में नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी। ये गलत बिहेवियर है, बिलाशुबा ये पसंदीदा बिहेवियर नहीं है। लेकिन ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ बाय लॉ ये तय कर रहे हैं कि क्या नफ़का वाजिब है, ताकि उसके अंदर रहते हुए फिर खुद से वो ये भी तय कर सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और ख़ातून को भी होगा कि ठीक है ये शौहर ने किया एहसान है, ट्रैवल कॉस्ट नहीं है। एक बहुत बड़ा एक्सपेंस जो है ना वो है मेडिकल। अच्छा, जो प्रेगनेंसी के दौरान में सारा एक्सपेंस होता है, प्रेगनेंसी चेक ये मर्द के ज़िम्मे में है, क्योंकि औलाद चूँकि मर्द की तरफ मंसूब होती है तो वो इसी वजह से उसका ये वहाँ तो फुक़हा लिखते हैं, अल्लामा शामी वगैरह भी ये कैटेगोरिकली लिखते हैं, ये बात ठीक है। उसके अलावा जो एक्सपेंस है हमारे चारों मतलब हमारे अक्सर फुक़हा ये लिखते आए हैं कि ये वाजिब नहीं है मर्द पे। अच्छा, हाँ, वाजिब नहीं। प्रेगनेंसी के अलावा मिसाल के तौर पे ऑपरेशन कराना है तो वाजिब नहीं। आजकल हमारे बाज़
मेरे एक उस्ताद हैं, वो भी ये बात कहते हैं, बाज़ लोग भी ये कहते हैं कि भाई ये उस ज़माने का उर्फ था, उस ज़माने में फुकाहा ने अपने ज़माने से कहा, अब हमारे ज़माने में ये पॉसिबल नहीं है। अब ये बात बड़ी अजीब सी चीज़ है, ज़रा उस ज़माने में ख़वातीन कहाँ से कमाती थी, यानी ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें समझ लेना चाहिए कि जब हमारे फुकाहा इसको डिस्कस करते हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं, उसके पीछे क्या रीजनिंग, लीगल रीजनिंग क्या चल रही होती है। लीगल रीजनिंग उसके पीछे ये है, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मर्द के ऊपर वो चीज़ वाजिब होगी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहली बात है कि जो चीज़ औरत पे वाजिब नहीं है, यानी जिसका आप नफका वाजिब कर रहे हैं, जब वो चीज़ उस पर खुद वाजिब नहीं है तो वो शोहर पे भी वाजिब नहीं होगी। पहले बात है कि क्या इलाज कराना वाजिब है, बेसिक क्वेश्चन है। असल में इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है। कुछ ऐसी इलाज की क्या कुछ ऐसी है कि अगर उसका इलाज नहीं होगा तो वो बीमार होगी उसकी, और दूसरा जाहिर सी बात है जब वो डिपेंडेंट है शोहर पे, तो किस तरह वो खुद करेगी, वो किसी और से मांगेगी। अच्छा, मैं इस पे यूँ कहता हूँ कि बेचारे शोहर पे आप डाल रहे हैं, वो उसकी आमदन इतनी है नहीं, वो कहाँ से करे। ये दोनों टू साइडेड है। मैं इस पे आ रहा हूँ अभी, मैं ये बता रहा हूँ कि हम पहले लॉ डिसाइड कर रहे हैं, फिर आते हैं इस पे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना ये है कि क्या इंसान के इलाज कराना, पर सी इलाज कराना जो है मेडिकेशन, उसका हुक्म क्या है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत मिलती है कि खातून आई, उनको मिर्गी होती थी, आप उन्होंने कहा मेरे लिए दुआ कीजिए, आपने फरमाया कि अगर तुम सब्र करो तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आप दुआ करें कि मैं जब मुझे जब ये फिट होता है तो मैं अपना आई गेट स्ट्रिप्ड, तो ये ना हो मेरे साथ ना। तो आपने फरमाया कि ठीक है, दुआ कर दी, लेकिन ये नहीं हुआ। इसकी वजह से और भी बहुत सी बात बेसिक्स पे हमारे अक्सर हमारे जूरिस्ट की राय है कि अपना इलाज करना वाजिब नहीं, यानी मिसाल के तौर पे एक बंदा बीमार होता है और वो नहीं इलाज कराता, घर में रहता है, तो उसको हम गुनाहगार नहीं करार देंगे। बेसिक चीज़ ये है, गुनाहगार नहीं। हम लीगल टर्म्स पे बात कर रहे हैं। हाँ, लीगल टर्म्स पे बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, बाद इसमें ना इलाज में और परहेज़ में फ़र्क भी करते हैं। आप एक ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जिससे आपको नुकसान होता है, वो उसका एक अलग हुक्म है, और आप बाकायदा मेडिकेशन की से उसका अलग हुक्म है। अब क्वेश्चन ये कि जब एक चीज़ वाजिब है ही नहीं खातून पे, तो शोहर पे वाजिब वो कैसे होगी। तो वो कहते हैं शोहर पे वाजिब नहीं है इन प्रिंसिपल। अच्छा, फिर एक और बात भी देखें, मैंने आपको शुरू में कहा था कि वाजिब होने का मतलब क्या है। अगर आप कह देंगे ना वाजिब है, तो इसका मतलब है शोहर बीमार हो तो उसके, मैं और तुम बीमार होते हैं या कोई एक शोहर बीमार हो, उसकी जिम्मे है कि वो दवा ले। अब और दूसरी बात, उसकी अहलिया कभी बीमार हो जाए, उस बेचारे के पास पैसा हो ना हो, वो जहाँ से भी उधार लेके, चाहे अहलिया के पास अपना पैसा पड़ा हो, अगर हम ये कह दें ना कि नफका शोहर पे वाजिब है, तो हम इन इफेक्ट कह क्या रहे हैं। खातून के पास बहुत पैसा है, उनके वालिदैन हैं जो मसलन कर सकते हैं, लेकिन शोहर ने जो है ना बियर करना है। शोहर के पास नहीं है तब भी बियर करना है, क्योंकि नफका के प्रिंसिपल ये है, मेरे पास नहीं है ना, मेरी अहलिया जो है उनकी जो बेसिक नीड्स हैं जो हमने गिनवाई हैं वो मैंने पूरी करनी है। मेरे पास मेरे जो प्रोजेक्ट्स मिले नहीं मिले, दैट्स नॉट हर हेडेक, मैंने उसको लाके देना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने निकाह किया। अब आप देखोगे जब आप ये कह देते हैं ना कि ये नफका वाजिब है शोहर पे, इलाज वाजिब है हर तरह का शोहर पे, आप इन इफेक्ट कर क्या रहे हैं। आप एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द पे ऐसी डाल रहे हैं जिसमें वो खुद बेचारा मुश्किल में चला जाता है। अच्छा, जब आप नहीं डालते फिर क्या है, फिर देखो एवेन्यूज खुले हैं, खातून के पास अपना पैसा है, इलाज करा लें। अच्छा, खातून के वालिदैन हैं, उनके पास है, वो कर लें। अब प्रॉब्लम क्या है, और जब आपके सामने ये फ्रेम आ जाएगा ना, अब शोहर ने अगर नहीं दिया, खातून ने अपने पास से कर लिया, तो उसको ठीक है, इट्स ऑल राइट, ये नॉर्मल है, मतलब इलाज उसके जिम्मे में था नहीं, खातून ने कर लिया। हमारे यहाँ सोसाइटी में ये बात अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं होता, करवाते हैं शोहर, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मैंने खास तौर से इसको डिस्कस इस वजह से किया है कि हमारे यहाँ आज ना बहुत आसानी से ये कह दिया जाता है कि यार आजकल के दौर में इलाज का नफका वाजिब कर दें, लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो बाज़ केसेस को देख रहे होते हैं कि खातून बीमार है, शोहर के पास पैसा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे होते कि आप जब ये रूलिंग दे देंगे तो फिर आप उसको नफका बना रहे हैं। और अगर आप यूँ कह दें कि ठीक है जहाँ पे हो वहाँ कर दे, जहाँ ना हो वहाँ ना करे, ये कोई फिक्र की बुनियाद नहीं है, क्योंकि ना फिर वो नफका नहीं है,
क्यों, बेसिस बताएं ना आप। तो हाँ, फिर उसमें यह है कि सोसाइटी, वैसे तो इस्लामिक सोसाइटी तो ये है कि अगर मुस्लिम एक खातून है, उनको वो इलाज करवाना चाहती हैं तो मुख्तलिफ एवेन्यूज़ से उनकी मदद की हो सकती है, वो कर सकती हैं, ले सकती हैं। हमारे यहाँ शोहर जो है वो भी करता है। और फिर आखिर में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि अगर लोगों को हैं उनको दिए जाए। ये नहीं कहा जा रहा है कि लोग बीमार रहें, लेकिन बात है कि लोगों को पे एक बंदा अगर कहता है कि मैं नहीं चाहता, तो आप उस पर हुक्म के लिए तुम गुनहगार हो रहे हो, तो अगर तुमने दवा नहीं की ली तो ये तो नहीं आप कहते हैं। असल में ये ना एक बहुत से लोगों के लिए ना ये माइंड बॉगलिंग बात होगी। उसकी वजह ये है कि जनरल इम्प्रेशन अब ये है कि मर्द, बीवी जब घर आती है सब कुछ मर्द के ऊपर है। उसने पार्लर जाना है, उसने शॉपिंग करनी है, उसने बाहर जाना है, उसने अपने दोस्तों के साथ खाना खाने जाना है, उसने ट्रैवलिंग करनी है, सारी मर्द की जिम्मेदारी है। ये अब एक जनरल इम्प्रेशन है। तो जिस तरीके से अभी ये डिस्कशन हो रही है, इससे तो हमें पता चल रहा है कि बड़ा बैलेंस है। और करते हैं, मर्द करते हैं, खुशी से करते हैं जब उनके पास है, लेकिन उन पर ना फर्ज वाजिब नहीं है, ये अपनी मर्जी से करते हैं और इन पे होता है। ये अहम बात है कि पार्टीज हो रही हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, मतलब क्लास फेलोज आ रही हैं और शोहर के जिम्मे में हैं, ठीक है कोई कर सकता है, लेकिन कोई नहीं कर सकते, उनको क्यों आप करते हैं? तो वो नहीं अगर अफोर्ड कर सकता बस ठीक है, उसके ज़िम्मे में नहीं है। मतलब ये उसको आप तंग कर रहे हैं असल में, एक बंदे के ऊपर एक ऐसा बोझ डाल रहे हैं जो उसको वो शरीयत में रखा ही नहीं है। मतलब आप देखें, हम थोड़ी देर के लिए ज़रा इससे आए ना यार, ख़वातीन के हुकूक होते हैं या बेचारी कमज़ोर हैं, आप ये देखें कि आप दूसरी तरफ भी तो डाल, मतलब मैं और तुम फॉर एग्जांपल अगर अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो ये नहीं है कि मैं और तुम बैठ के आज ये कहने लग जाएं हम एक बहुत अच्छे शोहर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए होना चाहिए। क्यों मैं ये कहूँ, मैंने जब हम एक फतवा दे रहे हैं, कि राय दे रहे हैं, तो वो एक जेनेरिक राय दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद हम हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, मेरे पास आते हैं लड़के कि कभी झगड़ा होता है, लोग रिजेक्ट करते हैं कि भाई मेरे ज़िम्मे ये नहीं है। मैं इनको कहता हूँ हाँ नहीं है, लेकिन आप करते हैं, आपके पास है, इंशाल्लाह आपको और देंगे। वो माशाल्लाह करते हैं, ये बात नहीं है। और हम उनको यही कहते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी किताब लिखी, उस पर उन्होंने लिखा कि ये जो रूल्स होते हैं सारे के सारे, यानी ज़िंदगी मुअश्शरत जो होती है मोहब्बत पे चलती है, एहसान पे चलती है। अब मैं अगर बैठ के ये बनाने लगूंगा मेरे ज़िम्मे ये नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि आपको पता है आजकल शादीशुदा, क्योंकि मेरे पास भी आपको पता है कि लोग आते हैं अपने शादीशुदा मसले लेकर आते हैं। एक बड़ा कॉमन जो चीज़ है ना, वो बड़ा 2+2=4 करके बातें होती है। ये मुझ पे जायज़, ये मेरे पे फ़र्ज़ नहीं है, ये मुझ पे फ़र्ज़ नहीं है, मैं तुम्हारे माँ बाप से बात ना करूँ ये मुझ पे फ़र्ज़ नहीं है, ये तुम्हारे भाई से रब्ता रखना मेरा फ़र्ज़ और हराम का ना वो बात। हालांकि इस्लाम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जिक्र नहीं हुआ कि ये ऐसे करना है, लेकिन एक बिहेवियर है, इस्लामिक बिहेवियर है, इस्लामिक फ़लसफ़ा है कि वो किस तरीके से डीलिंग किस तरह करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने शौहर के भाई से कतई ताल्लुक़ कर देते हो, और वो शौहर कहता है कि तुम मेरे भाई से अगर बात नहीं करती तो मेरे भाई के साथ ताल्लुक़ में मसला आता है। अब वो ये कि मुझ पे किधर, इस्लाम ने किधर कहा है कि बात करो, मुझ पे तो फ़र्ज़ नहीं है बात करना। तो ये एक बिहेवियर है, जनरल बिहेवियर है। बहुत सी चीज़ें कुरान में नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नेबर की इतनी बात की हुई है। दोस्त से आप 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकते, ये हमें पूरा बिहेवियर मिलता है। बिल्कुल। अभी ये तुमने जो बात की, नहीं मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करूँ कि जैसे मेरी फैमिली, मेरे भाई की फैमिली, अब मेरी अहलिया जो है मेरे भाई की फैमिली से कम्युनिकेट करने के लिए तैयार नहीं है, सपोज दैट। तो इसका मतलब है कि ज़ाहिर मर्द जो होता है वो अपनी बीवी बच्चों के साथ चल रहा होता है, इसका मतलब भाई का रिश्ता कट जाएगा। ये बिहेवियर गलत है। हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं कि अगर उनकी दावत हुई है, मैं नहीं पका सकती, मेरी मुश्किल है, वो एक अलग केस है। लेकिन घर में आए हैं कि शरी हुदूद में पर्दे में रहते हुए उनको इस तरह बिहेव करना कि उनको यह फील हो कि यार हम खाएँ तो बुरा लग रहा है, इनको तंगी हो रही है, ये तो एक आम अखलाकियात है। ये कौन सा दीन, ये तो मतलब एक अजड तसव्वुर दीन शुमार होगा कि आप इस तरह चलें कि मेरे ज़िम्मे मतलब शोहर की बहन को सलाम करना नहीं है मसलन। ये कौन सा दीन है? तो अब कोई कुरान की नस नहीं है जिसमें आया कि अपने शोहर की बहन को जो है ना वो सलाम करो। तो मुझे वाकई में नहीं आया, ये हकीकत में अगर कोई किसी हदीस में भी नहीं आया। लेकिन ये अखलाक की बात है, ये मुआशरत से तय होती हैं चीज़ें। तो बहरहाल कमिंग बैक टू अवर मेन टॉपिक, कि जो नान नफ़का जो है ना वो वाजिब है
मेडिकेशन वाजिब नहीं है, और इसकी बेस बाज़ लोग कहते हैं कि उस ज़माने की बात, ये बहुत बेबुनियाद बात है। उस ज़माने में ख़वातीन कौन सी अपनी जॉब करती थी भाई, आजकल तो ज़्यादा करती हैं। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि बाज़ लोग जो ये बात अब कह रहे होते हैं कि यार ख़वातीन कहाँ से लें। मैं कहता हूँ कि आज के दौर में ख़वातीन, आप ये भी तो देखें, जॉब कर रही हैं, उनकी अपनी सेविंग है सारी। अब आप कहते हैं कि नहीं शोहरी के ज़िम्मे है, मतलब आजकल के दौर में तो उल्टा होना चाहिए था, आपको उल्ट कहना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कहीं, अगर आप यूं कंपैरिजन करते हैं ना, तो आजकल के दौर में हमारे ख़वातीन के कमा, घर बैठ के ख़वातीन के कमाने के बहुत से फ्रीलांसिंग है, ऑनलाइन पढ़ा टीचिंग है आजकल ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद इन एरियाज़ में जो हम रहते हैं, हम देखते हैं कि ऑनलाइन किचन्स हैं, ऑफिसेज जो हैं वो डिलीवर करते हैं, ख़वातीन पर्दे में रहते हुए बनाती हैं, करती हैं, अर्निंग कर रही हैं, शोहरों से ज़्यादा अर्न कर रही होती हैं, उनके एसेट्स ज़्यादा होते हैं, शोहरों से ज़्यादा एसेट्स होते हैं। तो अगर इस तरह अगर आप देखें तो फिर तो बेचारे शोहर पे तो नहीं आना चाहिए। लेकिन असल बात ये है कि जो नान नफ़के को, जैसे हमारे फुकाहा ने बयान किया, वो बिल्कुल ठीक बयान किया था, उन्होंने ठीक जगह पे जाके उंगली रखी थी। उन्होंने कहा इसको लॉ ना बनाओ, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा रहे हो, तुम उसके बगैर मुआशरत के उसमें ले आओ। भाई ठीक है, कर दो, कोई बात नहीं, अगर फर्ज करो। फिर दूसरी बात यह कि बच्चे बड़े हो गए, बच्चा कमा रहा है, बच्चे ने वहां का कर दिया, शोहर ने नहीं भी किया, वालिद साहब ने कह दिया, किसी भाई ने कह दिया, किसी बहन ने मदद कर दी, चलो ठीक है मेरी तरफ से ये तुम्हारे 1-2 लाख का चेक है, ये ऑपरेशन है, मैं पे कर लेती हूँ, यानी जो, तो ये भी ठीक है, इट्स ऑल राइट अगर कभी किसी जगह पे ऐसा होता है, ताकि आसानी रहे। अभी जो हमारी डिस्कशन हुई है, ये हमारी ये शादीशुदा बाउंड्रीज के अंदर है, और उसमें हम लोगों ने, जो मेरे लिए एक नई बात है वो ये है कि अगर किसी वजह से वो तजावुज़ करती हैं उन बाउंड्रीज़ को, मतलब पूछे बगैर अपने बाप के घर चले जाती हैं, या नाराज़ हो के शौहर कह रहे ना जाओ लेकिन वो घर छोड़ के चले जाती हैं, तब नान नफ़का उस टाइम पे एप्लीकेबल नहीं ऐसा। अच्छा, अब और लेकिन वो बीवी है, लेकिन उस वक्त नान नफ़का वाजिब नहीं है, वो वापस आएंगी तो हो जाएगा। अच्छा, क्या हम इसको एक आगे चल सकते हैं कि जब अलहदगी हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि वेस्ट में ये लॉ है कि जैसी अलहदगी होती है कि मर्द का 50% जो भी बिजनेस है वो औरत का हो जाता है, और फिर मर्द को उस औरत की भी एलिमनी देते, यानी वो देते एलिमनी, और बच्चों की भी। तो इस बारे में शरीयत क्या कहती है कि क्या बच्चों की जिम्मेदारी नान नफ़का कितनी हद तक उठाना है, और वो नान नफ़का क्या है, और उस वक्त भी बीवी का नान नफ़का उठाना है, और इसमें एक केस, यही जो मैं केस डिस्कस कर रहा था ना, इसमें इसी में ये बात भी आई कि वहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा 35%, 30-35% तक टैक्सेस 40% तक भी चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही शादी रजिस्टर होती है तो वो बहुत नीचे आ जाते हैं। वहाँ पे ख़वातीन की बहुत आमतौर से कोशिश होती है फ़ौरन रजिस्टर हो शादी, क्योंकि हुकूक मिलते हैं, और मर्द जो है ना वो घबरा, दे आर रिलक्टेंट टू डू दिस, ये बिल्कुल नेचुरल बात है। अब अब वजह उसकी बुनियादी ये होती है कि वो नेचुरल बात लॉज की वजह से है या मर्द के बिहेवियर? नहीं, ये दोनों का बिहेवियर ना। मकसद ये है कि नेचुरल बात का मतलब, मेरा कहने का मकसद ये है कि वो दोनों बेनिफिट्स देख रहे होते हैं। खातून ये देख रही होती हैं कि मुझे बेनिफिट्स इसके मिल जाएंगे, मैं मतलब वहाँ पे, क्योंकि ख़वातीन के हमारे एक बहुत रिलेटिव है, उनका ये वहाँ पर उन्होंने शादी की हुई, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी, क्रिश्चियन थी खातून, तो बहुत अच्छा गुजरा। लेकिन जैसे ही वो ना किसी असल में उन्होंने अपने पीछे अपनी बहन को कुछ पैसे भेजने शुरू किए, यहाँ पे थी, तो उससे डिफरेंसेस पैदा होना शुरू हो कि क्यों आप भेज रहे हैं। तो फिर वो बात बढ़ते आखिर में एक दिन आके वो, तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि केस कर दिया कि इसने मुझे ना किया था, तो वो केस आके 10 साल की जेल हो रही थी। वो जो यूरोप के मेरे स्पेन में कहाँ थे, वहाँ से फरार हुए, कोई नहीं, वो जारी हो गया था अदालत से कि इनको गिरफ्तार करें, तो वहाँ से फरार होकर दूसरी मुल्क में बॉर्डर पे जाके हो गए, और अब वो उस जगह पे जाते भी नहीं, वो अभी आज भी इंटर हो तो वो गिरफ्तार हो जाए पे। उसमें बता रहे थे कि बात ये थी कि जैसी ऐसी कोई केस होती है वहाँ पे जो तंजीमें हैं ना वुमेन राइट्स की खड़ी हो जाती हैं, वो फिर बहुत प्रेशर होता है अदालतों पे। तो जैसे हमारे यहाँ जो निचली अदालतें होती हैं ना, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, वहाँ पे जैसे ब्लास्फेमी के इस तरह के केसेस में बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सेसिबल होते हैं लोग। ऊपर लेवल पे जाके वैसा प्रेशर आवाम का वैसा नहीं रहता, डायरेक्ट प्रेशर नहीं रहता, तो उन पे प्रेशर होता है।
तो ख़वातीन जो है वो वहाँ पर उनको बाय लॉ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, बल्कि वो सच बात है वो बाइस्ड है लॉ, बहुत बाइस्ड है लॉ वहाँ पे। ख़वातीन चाहती हैं कि फ़ौरन निकाह हो, निकाह के बाद उनको राइट्स मिलते हैं। मर्द बच रहे होते हैं कि यार मैं जब तक मुझे ये कंफर्मेशन नहीं हो जाए कि इसमें ज़िंदगी गुजारनी है, कुछ अर्सा में चलता रहूँ, फिर चल ये वजह क्या पे निकाह नहीं होते, औलाद भी हो जाती है फिर भी निकाह ये जिससे करवा रहे होते हैं। तो जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया वो भी यही कहते हैं कि बिहेवियर अब लड़की का बहुत अजीब हो गया था। अचानक जैसी ये बात हुई तो उसने स्टैंड लिया, उस लड़के ने कहा नहीं ये मैं ज़िम्मे में नहीं है, मैं नहीं करूँगा। लड़की ने कहा, उनके फ़ौरन टून चेंज हो, उन्होंने कहा ठीक है नहीं फिर आप, मैं उसने लड़की ने जिन केस आया था उन्होंने दोबारा मुझसे कांटेक्ट करके बताया कि जब हमने उनसे क्लियरली बात की नहीं लड़के ने अपनी अहलिया से कि नहीं है मेरे ज़िम्मे, तो फिर कुछ उसके बाद मैंने कहा ठीक है हम, लड़की जॉब भी करेगी, घर के एक्सपेंस में भी पार्टिसिपेट करेगी, कोई ऐसी बात नहीं है, उन सब मान गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि बात ये कि अभी तो ये कह रहे हैं लेकिन जैसे रजिस्ट्रेशन है उसके बाद क्या करते हैं। तो उसमें फिर बात यह कि वेस्ट में जो लोग रहते हैं उनको चाहिए प्री नप्स करवाएं। वहाँ पे अभी ये जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं इनके बारे में आती हैं चीज़ें कि ये प्री नप्स करते हैं, ये मतलब कि पहले से तय कर देते हैं कि अगर डाइवोर्स होती है तो कितना पोर्शन जो है हमारा वो अपने पास से और कितना दूसरा जो स्पाउस है वो ले जाएगा, ये बीवी के पास चला जाएगा। तो प्री नप्स करवाने चाहिए। और लड़की वाले लोगों को भी देखना है, मतलब बात ये कि शरीयत की तरफ से तो ये उसूल नहीं है ना, शरीयत की तरफ से तो महर है और जो चीज़ें पहले दे दी हैं बस वो दे दी हैं। और हाँ डाइवोर्स के बाद जब तक इद्दत है, इद्दत के पीरियड में नफका वाजिब होता है, ये है इद्दत के पीरियड में देना चाहिए। तो उसके मुताबिक देख के कोई जो है ना फिक्स कर लें कि कितने परसेंट, मतलब उसके इसमें कि चले डाइवोर्स होती है तो जितनी इद्दत के पीरियड का नफका है उसके इक्विवेलेंट कोई चीज़ रख लें, फिर 15% की टोटल स्टेट जो लड़के की है, अगर डाइवोर्स होती है 20% है, वो जो भी है भर वो हर इलाके का लॉ जो उसको कंसल्ट कर लेना चाहिए, लेकिन यूज़ करना चाहिए इसको, प्रोटेक्शन लेनी चाहिए प्रोटेक्शन, ताकि मतलब कल को बेचारा, अब वो हमारे रिलेटिव थे वो ज़ीरो हो गए, सारी वहाँ पे केस कर दिया, केस हार भी गए तो सारी प्रॉपर्टी भी हार गए वो, क्योंकि बाज़ केसेस में होता है कि वो पूरी प्रॉपर्टी भी दे देते हैं ना, जब वो यानी वो ज़्यादा यानी कोई हो ना कि ये मतलब ज़्यादती की है इसने या एब्यूसिव है ऐसी कोई बात कह दें, अब कह दिए तो हो गया। तो अब लॉज जब ऐसे हैं तो वहाँ पर बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और ये इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं है, ये इसको कल्चर बनाना चाहिए। लोग आमतौर से कहते हैं कि यार यानी ये तो वो है कि अभी शादी शुरू भी नहीं हुई और पहले से ही तुम लोगों ने तलाक की बातें शुरू कर दी हैं, तो ये बिल्कुल जज्बाती बातें हैं, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। 2 महीने बाद झगड़ा होता है, सिनेरियो चेंज। और आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, मुसलमान मुल्कों में कॉमन हो गई है, वेस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मुसलमान, हमारी सारी डिस्कशन मुसलमानों की है, वो मुसलमान जो हमारे पाकिस्तान और मुसलमान ममालिक में, और वो मुसलमान जो वेस्ट में, क्योंकि हमारे मुसलमान ममालिक में भी अब जो है ना वो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से लॉज बहुत बायस्ड हो चुके हैं। यानी जो यूएसएड और इस तरह के जो फंड्स आते हैं ना, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा, तभी से हम अब देखते हैं कि खुला जो है वो ऐसे हो रही है कि बस औरत गई और खुला हो गई, लिटरली ऐसे हो रहा है, एग्जैजरेशन नहीं है, एक टेम्पलेट है उस पर खुला हो जाती है। मर्द को पता भी नहीं होता, गलत एड्रेस पे भेज रहे होते हैं और खुला हो जाती है, उनको ये नहीं पता ये शरन खुला भी नहीं है, ये गुनाह के मर्तकब है अगर कहीं और वो शादी कर रही है। बिल्कुल ऐसे। इसके साथ एक और चीज़ बड़ी कॉमन जो ज़्यादा हो रही है वो ये है कि औरत बच्चों को ले लेती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है। पाकिस्तान में तो इतना पेनफुल लॉ है कि बाप अगर बहुत मुश्किल से उसे कोई कस्टडी मिल भी जाएगी ना तो वो कोर्ट में 2 घंटे मिलेगा, जहाँ बच्चे पे भी टॉर्चर है, बाप पे भी टॉर्चर है, पहले इतना खिलाफ किया होता है। तो शरीयत इस रूम में क्या कहती है? किसी भी वजह से आपकी डिवोर्स हो गई है, जब हस्बैंड ही गलत था, मैं हम हस्बैंड गलत था, औरत गलत थी, कोई भी है वजह, जब डिवोर्स हो गई तो शरीयत क्या कहती है कि बच्चों को कैसे लेके देंगे? शरीयत ने ये बात तो है कि शरीयत ने माँ और ननिहाल को प्रेफरेंस दी है तरबियत में, नानी को दादी पे प्रेफरेंस है, खाला को, यानी इनमें कंपैरिजन होगा ना, अगर यूँ मैं हायरार्की बनाऊँ, कंपैरिजन कंपैरेटिव टेबल, तो नानी है, इधर दादी हैं, तो दोनों में अगर
मैच होता है कि भी कौन कस्टडी लेगा, तो नानी को प्रेफरेंस है, ये तो है, खाला को पप्पी पे प्रेफरेंस है, ठीक है, सॉल्व है। एक तो ये है कि उसमें हमारे फुकाहा ये कहते हैं कि लड़का जो है ना, जब तक उसकी उम्र इतनी हो जाए कि वो मतलब इंडिपेंडेंट 7 साल 8 साल वॉशरूम जा सके, मतलब वो मोहताज ना रहे, तो अब बाप को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि बाप जो है वो उसको जो मर्दाना तरबियत होती है ना, वो बाप ने करनी है, बाहर लेके जाना है उसको ये तो नहीं है उसको घर में बिठा के रखना है। लड़की के बारे में है कि बालिग होने के बाद तक भी माँ को दी जाए, ताकि लड़की जो होती है ना, उसकी तरबियत माँ ने करनी होती है, उसको घर की चीज़ें उसको घर गृहस्थी से सिखानी होती है। तो उसके हवाले से तो ये है, और लड़के के हवाले से ये है कि बाप को ट्रांसफ़र कर दी जाए। एक तो ये है कि कब सॉरी, दूसरी बात ये है कि माँ तरबियत के दौरान में भी हमारे फुक़हा कहते हैं कि बाप को हक़ है किसी टाइम पे भी जाके वो कंफर्मेशन करना चाहता कर सकता है। हत्ता कि अगर वो यहाँ तक हमारे फुक़हा बाज़ लिखते हैं कि जब अलहदगी हुई हो, एक शहर में रह रहे हैं, अब अगर वो वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और जाते हैं, तो उसमें बाप को एतमाद में लेना ज़रूरी है। मतलब मिसाल के तौर पे उसके बच्चे, एक मर्द है, उसके इस्लामाबाद में डाइवोर्स हो गई है, यहाँ पर वो रह रही है, सपोज यहाँ से एकदम उठ के चले जाते हैं कराची, तो वो कहते हैं कि उसको एतमाद में लें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें फिक्स रूल है, लेकिन उसको एतमाद में लेना ज़रूरी है, मतलब ताकि वो मिलेगा कैसे, आप उसको दूर ले जाएंगे। आजकल के दौर में ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, मतलब ये भी होना चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए। अब आमतौर से होता ये है कि बहुत हमारे कुछ जानने वाले भी हैं, तुम्हारे भी जानने वाले हैं, कि माँ ने कह दिया कि ये ही इज़ एन अब्यूसिव फादर, तो सिंपली उस पर उसको 2 घंटे के लिए मुलाकात करानी है, और वो भी ये तो फिर थोड़ा अच्छा केस है। कुछ केसेस तो मैं तो एक केस जानता हूँ जिसमें माँ ने लिटरली लव से हड़प लिए बच्चे। उसको वो जो माँ की ममता की हम बात करते हैं ना, वो ममता भी नहीं है, वो अपने बच्चों के खिलाफ हो गई है। इस तरह के उसको वो जो बाप का फिगर है ना, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो अल्लाह ने बनाया, जो कि माँ कुछ उल्टा भी लटक जाए वो बाप नहीं बन सकती, और बाप उल्टा भी लटक जाए माँ नहीं बन सकती। तो वो बाप अपने बच्चों को बाप के साए से भी हटा रही है, और ऐसी अजीबो-गरीब झूठी बातें कह रही है कुछ केस में। यानी बाप जितना भी बुरा होना अपनी औलाद के लिए अच्छा ही होता है, अपनी औलाद के साथ ज्यादती नहीं करता। ठीक है, माएँ मारती हैं, मतलब हमारे माशरे में हम देखें, गुस्सा चला मुंह पे थप्पड़ हमारे यहाँ ख़वातीन ये ज़्यादा करती हैं। मतलब कुछ अर्सा पहले तक मुझे याद है कि कोई चीज़ पड़ी है, रोटी पका दी, बेलन मार दिया। मैं कह रहा हूँ ये चारों, अगर इस तरह देखा जाए तो ख़वातीन ज़्यादा बच्चों को, असल में माँ की मार और बाप की मार एक मोहब्बत का होता है, और वो तरबियत होती है, लेकिन आप काट देते हो। और हम देखते हैं कि ये औरत इस माशरे में आजकल के दौर में औरत ज़्यादा कर रही है। देखिए हर किस्म के एग्जाम्पल में मिलती हैं, लेकिन ज़्यादा अगर कंपैरिजन करें ना, वेस्ट में भी, नॉन मुस्लिम भी अगर हम बात करें ना, औरतें बच्चों को ना बाप से, इसी वजह से हमारे फुकहा ने जो उस ज़माने के लिहाज से बात की, आजकल के दौर में बच्चों को एक सेफ, एक ना बेतकल्लुफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड होनी चाहिए, इसमें बाप के पास वो कुछ रह सकें और वक्त गुजारें, कम से कम बाजू में तो सुबह से शाम तक। मतलब बाहर के लॉज भी होते हैं, वहाँ पे मैं ऐसे केसेस पढ़ रहा होता हूँ कि एक 24 घंटे के लिए मिल जाता है कि अभी बाप के पास जाके रहेंगे। अगर बाप ने ले लिया है यानी उसकी कस्टडी सपोज डेट, तो माँ के पास होता है कि माँ के पास हफ्ते में 1 दिन के लिए वो या वीकेंड गुजारेंगे। इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वरना तो नेगेटिविटी उसमें फीड कर देते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, ऑब्वियस सी बात है, डाइवोर्स हो गई, देखो ये नॉर्मल सी बात है। हमारे यहाँ ननिहाल और माँ जो होती है वो कहेगी कि तुम्हारा बाप गलत था, वो तो नफरत पैदा करेंगे, तो अपनी शक्ल भी देखने के बारे में करेंगे। मेरे बहुत मल्टीपल केसेस है मेरे इर्द गिर्द, वही थोड़ा कॉमन हो चुका है मेरे इर्द गिर्द, सबके इर्द गिर्द होंगे। हमारी ऑडियंस जो सुन रही होगी, हर केस और मेजॉरिटी में औरतें ऐसा ही है। तो वो खबरें आती हैं, तो एक तो खुद उनको अल्लाह से डरना चाहिए, हम यही कह सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो जज ने फैसला करना है ना, क्या क्या देना है, वो तो लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेज हैं, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, वो तो मैं और तुम तय नहीं करेंगे। लेकिन मकसद ये है कि कम से कम वो खवातीन जिनके साथ ये पेश आता है, अच्छा वो नहीं तो कम से कम उनके बड़े जो हैं, यानी मिसाल के तौर पे अलहदगी हो गई है, तो यानी मैं बता रहा हूँ कि हम इसमें ये सारी बात होगी, इसमें आगे हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं इसको कैसे, कि मिसाल के तौर पे एक लड़की है, जुदाई हो गई है,
तो उस लड़की के जो वालिद साहब हैं, यानी नाना जो हैं, बच्चों के नाना जो हैं, बच्चों के मामू, और वो कम से कम इस पे रोल प्ले करें। वो अल्लाह ने वली बनाया है ना ख़वातीन के, उनकी जिम्मेदारी है कि वो कह दें कि नहीं बेटा, आप आपके साथ ज़्यादती हुई, हम आपके साथ हैं, ये शरीयत की हुदूद हैं, यहाँ हम आपके साथ नहीं देंगे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बात तो बड़ी अच्छी की है, लेकिन पेनफुल बात है कि उस वक्त ऐसे लोगों का, मैंने एक केस मेरे वही दिमाग में है कि वो मर्द भी जो है ना, वो भी नाना भी दुश्मन हो जाता है बच्चों का, मामू भी दुश्मन हो जाता है। किस वजह से? उस एक बंदे की नफ़रत से। उस एक बंदे की नफ़रत इतनी ओवर पावरिंग हो जाती है कि उनको ये नज़र नहीं आता कि हम साइकोलॉजिकली इन बच्चों के साथ ट्रॉमा कर रहे हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं। फिर वो जो खातून हैं जो जिनको डाइवोर्स हो गई है, सपोज दैट के उनके साथ ज़्यादती हुई है, मान लिया, उनको ये सोचना चाहिए कि आज ये वालिद साहब मेरे भाई मेरे साथ जज्बात में आए हैं, अभी 6-7 माह गुजरेंगे, वो चेंज हो जाएंगे। वो एक वक्ती जज्बा होता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो खुद बीवियाँ, उनकी भाभियाँ जो हैं, वो उनको चुभने लग जाती हैं, अपनी दुनिया में मगन होते हैं। हाँ, वो सिर्फ टेम्परेरी, जब जरूरत होगी दो बड़े बड़े बोल बोले, बाद में अपनी लाइफ में सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। अच्छा, ये गलत भी नहीं है, ज़ाहिर है उनकी औलाद है, उनको देखना है, नॉर्मल बात है। तो कम से कम उनको ये माँ को सोचना चाहिए कि मैं जो भी हो जाए अपने, यानी हमने देखा कि खान फैमिली में भी और भी जिनके जो समझदार लोग थे ना, वो कभी भी अपने झगड़ों में ना बच्चों को नहीं सीखते थे। बिल्कुल। यानी ये चीज़ करना बच्चे को कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, तुम, ये बच्चे को साइकोलॉजिकली इसको स्प्लिट कर देने वाली बात है। एक तरफ बाप, एक तरफ माँ है, ये प्रॉब्लम उसके लिए हो जाएगी। यानी दो चीज़ें जो कि आजकल कॉमन हो रही है, जिसका ख्याल करना चाहिए, हमारी ऑडियंस भी सुन रही होंगी। एक ये कि जब आप अपनी औलाद के सामने लड़ते हो ना, उसका जो औलाद पे असर होता है ना, क्योंकि औलाद को पता ही नहीं है, वो दोनों से मोहब्बत करता है, उसको ये नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन उसके पास जवाब नहीं आता क्यों, और वो अजीब व गरीब ओवर द पीरियड उस पर जो बिहेवियर में जो और उसकी जो पर्सनैलिटी में नेगेटिव असरात आते हैं ना, सुसाइडल कितने हो जाते हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जो कि माँ बाप को सोचना चाहिए कि चलो लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन ये इंश्योर कि ये बच्चों के सामने लड़ाइयाँ ना हो रही। ठीक है, मैंने बाकायदा तौर पे ऐसे केसेस देखे हैं कि जिनके माँ बाप बचपन में, हमें पता है कि बड़े लविंग और बड़ा ख्याल करते हैं, मैच्योर हैं कि लड़ाइयाँ अगर हुई भी हैं बच्चों के सामने नहीं। मैं, अल्लाह मेरे वालिदैन को नज़र बद से बचाए, मैंने अपने माँ बाप को आज तक लड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लड़े नहीं होंगे ऐसे, लेकिन हमारे सामने वो आज तक नहीं लड़े, जिसकी वजह से मेरा, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे दिमाग में इंप्रेशन यही था कि मियाँ बीवी, माँ बाप जो होते हैं ना, ये एक ऐसा रिश्ता है ये अल्लाह का कि ये बड़ा बॉन्ड बड़ा मजबूत होता है इनका, ये लड़ते नहीं है ये। तो वो जो है ना, मेरे जब फिर उसी टाइम पे जब मैं बच्चा था तो मेरे जो दोस्त अपने माँ बाप की लड़ाइयाँ और ये बात करते थे, मैं कंप्रीहेंड नहीं कर सकता था कि किस तरह लड़ रहे हैं, उनके माँ बाप क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़े। अच्छा, फिर होता पता क्या था, जब उनके माँ बाप लड़ते थे ना, बच्चा एक ख़ास पीरियड में नेगेटिव होता था, या बाप के खिलाफ नेगेटिव होता था, क्योंकि नेचुरली माँ की सिंपैथी होती है, क्योंकि माँ का औरत दिमाग में आता है, माँ से ममता और मोहब्बत ज़्यादा है, माँ का इजहार भी ज़्यादा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका बड़ा सोचना। और ख़ासतौर पे दूसरी चीज़, एक ये चीज़ कि लड़ाइयाँ ना करो, दूसरी कि यार अनफॉर्चुनेटली अगर डिवोर्स हो गई है, जो कि अल्लाह ने रास्ता दिया, लेकिन उसकी वजह अब बदला ना ले, आप कहें ये अल्लाह ने नहीं लिखा था, ये एक कह सकते हैं, ये हम कहते हैं ना तकदीर, ये अल्लाह ने हमारी लिखी थी, हमारी औलाद लिखी थी, अल्लाह ने हमारा साथ लिखा था, हम अलग हो गए। अब औलाद के साथ जुल्म ना करो, जो हमने एक डिफिकल्ट टाइम गुजारा हो, और वो आगे अपनी, अगर औलाद पे जो असर होता है ना, वो फिर आगे फ्यूचर में भी असर होता है उनकी औलादों के साथ। ऐसे ही वो औलादें जो हैं, वो पहली बात वो शादी की से बहुत सी बच्चियां शादी इसके हवाले से ना वो नेगेटिव हो जाती हैं, मैंने शादी नहीं करनी मैंने इस वजह से, और फिर जब होती हैं तो वो ना साइकोलॉजिकली इतनी प्रॉब्लम्स में होती हैं कि वो, अच्छा मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये होती है ऐसे बच्चों की ना, नॉर्मल बातें भी होती हैं ना तो वो ना रिलेट करते हैं, अच्छा ये वो वाली बात है, फिर वो ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर सेंसिटिव हो जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अब ज़रा एक बाप है ना, उसने अपने बहन, हमारे यहाँ ये बहुत केसेस अभी भी होते हैं, पीछे बहनों की शादी करनी है, माँ ने एक बेटे को अपने काबू में रखा होता है, नॉर्मल केस है, बिल्कुल रखा होता है, उसको ना उसकी बीवी के करीब नहीं होने देते, यानी हत्ता के बाज़ तो ऐसे भी हैं, यानी ये हकीकत है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन करते हैं। इस पर भी हम इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ
औरत का बिहेवियर है, मर्दों के भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, अगर जो उनमें भी कहीं खवातीन होती हैं, यानी वहाँ पे भी माँ ये करवा रही होती है, असल बात है वो कसूर मर्द का है, क्योंकि मर्द को कवाम बना, उसको अकल है, अल्लाह ने अकल दी है ना उसको। यानी बच्चे को ना रात को 12 बजे तक अपने कमरे में 2 बजे बिठा के रखना, जब वो एग्जॉस्ट हो जाए तब उसको जाना, ताकि बीवी से उसकी इंटीमेसी ज्यादा ना हो, करवाते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, मेरे लिए बड़ी अजीब चीज थी, मुझे कुछ अर्सा पहले ना ये केसेस आना शुरू, अभी तक के केसेस, यानी शहरों में रहने वाले लोग हैं उनके ये केसेस हैं, जेलसी, माँ की जेलसी, फिर होता है कि बीवी की तरफ हो गया, अच्छा खिलौने लाके ज़्यादा दिए अपने बच्चे को या उसमें स्पेंड कर दिए, वो परेशान हो गए, उसका बिहेवियर चेंज होता है, फिर वो भड़काना, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में होती हैं, ये इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे तफसील से। तो ये जिम्मेदारी है मर्द की कि वो इन चीज़ों को बैलेंस रखे और इन चीज़ों के अंदर यानी खुद से फिर डिसीजन ले। तो बहरहाल माँ को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब डाइवोर्स हो गई है कि मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए सोचूं। मतलब ये वो बिहेवियर हो गया कि मैं इस मर्द से इंतकाम लूंगी, चाहे मैं अपने बच्चों को जो है ना तज दूं, बच्चों को जो है ना जहन्नम में जिंदगी उनकी जहन्नम बना दूं, नफसियाती मरीज बना दूं, सुसाइडल हो जाए, लोग एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि बाप के बगैर तो कितने केसेस हैं, मुझे याद है यूनिवर्सिटी में भी उस लड़की पे लोग अट्रैक्ट होते थे जिसके भाई नहीं होते थे, जिसका बाप नहीं होता था, तो एकदम वो क्या बात करते थे, ओए यार ये तो बड़ी एक्सेसिबल है, बड़ी, मैंने यूनिवर्सिटी के गलत टर्म यूज किए, लेकिन लड़के इसी तरह करते हैं। जब आप, ये माशरा है, हम इससे आंखें बंद नहीं कर सकते। क्यों करते हैं? क्योंकि बाप का साया नहीं होता, लेकिन जब बाप या भाई फिर रहा होता है ना, तो उस लड़की की तरफ लोग देखते भी नहीं। नॉर्मल सी बात है। मतलब मैं वहाँ पर एक बार मेरी फैमिली के मतलब नॉर्मली जब भी जाती हैं तो हमारे कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे किसी और जगह से, तो वो मतलब मेरी छोटी बहन को ले गए और कुछ कजन्स थे उनके साथ चले गए। अब वो गए तो यहाँ पर एक जगह पे तो कोई भी पीछे मर्द लड़के लग गए ना, तंग कर रहे उनको, वो गिर भी गई बच्चियाँ बहुत बड़ी नहीं थी, मतलब 14-15 साल की, और वो कवर्ड थी, यानी ऐसे भी नहीं थी कि वो बहुत रिवीलिंग लिबास भी नहीं था, सब कुछ भी नहीं था। तो लेकिन मैं जाता हूँ, मैं अपने मतलब हम सैर करने कावा नाम तक जाते हैं, मेरी अहलिया मेरे साथ होती है, हम कैंपिंग करते हैं। आज तक मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं है कि मैं हूँ कि कोई मेरी अहलिया या हमशीरा या खाला मेरे साथ हों तो उनको भी देख रहा हूँ साथ में, नेचुरल सी बात है। तो आप वो होती है, बाद लोग उस पर तंज करते हैं, कहते हैं कि मर्द सिक्योर करता है, किससे करता है? मर्द ही से करता है। बट ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मर्द जो है वो सिर्फ मर्द, पहली बात मर्द से नहीं करता, माशरे के अंदर औरतें भी खराब होती हैं, उनसे भी सिक्योर करता है। ये भी कई ऐसे केसेस हैं कि जिसमें खवातीन को औरतें भी खराब करती हैं, बहुत सी केसेस में खराब कर देती हैं, तो वो कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मर्द की। बिल्कुल सही है। तो ये खैर जो नफका जो है ना, उसके ये डिटेल्स हैं, और बच्चों के हवाले से मुझे अब ये कंफर्म नहीं है कि ये लॉज हैं या नहीं, क्योंकि एक बार मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने मुझे अरब हैं, वो उन्होंने 3 शादियां की हुई थी, एक ईरानियन वुमेन थी और 2 अरब्स थी मेरे ख्याल से। तो उसने मुझे कहा कि मैं जब भी निकाह करता हूँ तो मैं उसमें पहले से तय कर लेते हैं, हम तय करवाते हैं हम कि कुछ चीज़ें, एक तो प्रीनप्स, ये स्टेट्स वगैरह जो जायदाद वगैरह के केसेस, दूसरे के कस्टडी बच्चों की मेरी होगी, ये तय। अब मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई चीज़ है, शरन नहीं पता, ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि लीगली ये है। मैं देखें, शरन तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि, तो हमें पता है, हाँ, मकसद ये है कि बेशक बाप जो है माँ को महरूम ना करे, लेकिन लीगली जो है ना अपने साइड जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग रखे, कि इसको कोशिश करनी चाहिए कि लीगली हो, लेकिन मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ है नहीं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि ये भी ख्याल करना चाहिए कि माँ का बहरहाल राइट है, जब तक बच्चे माँ की तरबियत माँ को नहीं करनी है, लेकिन बस बार ये कि अगर माँ उनको नेगेटिव बना, अच्छा एक और बात भी है, शादी के बाद हमारे फुकाहा कहते हैं कि अगर माँ शादी कर रही है ना, तो माँ की वो कस्टडी का राइट ख़त्म हो जाएगा, शी विल फॉरफीट इट। अगर उसने शादी कर ली है तो शी विल फॉरफीट इट, और फिर नेक्स्ट पे चले जाएगा। मतलब ठीक है, बाप को तो नहीं, लेकिन अगर वो बच्चे हैं तो वो नानी के पास आ जाएंगे। अगर वो उन्हीं के पास जाए तो द फादर हैज राइट टू ऑब्जेक्ट इन द कोर्ट कि क्यों वहाँ पे रह रहे हैं भाई, तो सुतेला बाप है, कह सकता है, उसको राइट है ये कहने। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नया लॉ है कि वो
जब औरत की शादी हो जाती है ना तब भी वो बच्चे रख सकती है, बाप नहीं ऑब्जेक्ट कर सकता। ये अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ अर्सा पहले कर एक दिया दो हमने। साल पहले तो हमारे मतलब ये हमारे ये चीज़ें फुकहा डिस्कस करते हैं चीज़ों को। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन असल बात ये है कि बच्चों की बेहतरी को देखना चाहिए, और इसमें जो बायसनेस है ना, आपने पहले से प्रिज्यूम कर लिया कि माँ हर केस में डिफरेंट होती है। अनफॉर्चुनेटली रियलिटी ऐसी नहीं है, मतलब जिद में आके बहुत सी चीज़ें उसके खिलाफ भी चली जाती हैं। ठीक है, आखिरी बात पे हम क्लोज करते हैं। हमने जिस तरह पहले भी जिक्र किया था कि जब मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, क्या आजकल हम देखते हैं वो फ़र्ज़ और हराम पे होता है। ये मुझ पे फ़र्ज़ नहीं है, ये हराम नहीं है। मियाँ बीवी के रिश्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि देखें आखिरी खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा मर्दों को कहा है कि अपनी औरतों का ख्याल करो। ठीक है, ये बड़ा कैटेगोरिकली जिक्र किया जो हुआ। तो तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी घर वालों के लिए बेहतर है, और तुम में से सबसे बेहतर मैं हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो ये तो इस पे बात एस्टेब्लिश है। हम उन मर्दों की बात नहीं कर रहे जो जुल्म करते हैं, हम एक आइडियल सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि दो मियाँ बीवी कैसे चलते हैं, हराम हलाल कैसे होता है, फ़र्ज़ क्या है। एक तो नान नफ़के की बात होगी कि फ़र्ज़ किस हद तक है, ठीक है, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है कि एहसान बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी कि आपको जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता जो चलता है ना, अच्छा जो चलता है, मजबूत चलता है, दोनों में खामियाँ होती हैं, उसमें एहसान बड़ा ज़रूरी है। हज़रत इब्न अब्बास का कौल है गालिबन अल्लाह कि मैं अपने सारे राइट्स को का तकाजा नहीं करता अपनी बीवी के साथ। हमारे यहाँ ख़वातीन यहाँ अपनी माओं को देखते हैं, मैं अपनी अहलिया को देखता हूँ, तो कई ऐसी चीज़ें वो कर रही होती हैं जो अगर मैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैम, लेकिन वो कर रही होती हैं, मतलब घर की सफाई कर रही होती हैं बाज़ औक़ात खुद से। तो वो ताल्लुक़ बिलाशुबा मोहब्बत पे होता है, और ये इसी पे बेस करना चाहिए। लेकिन बात है कि हमेशा चीज़ें ऐसी चलती नहीं हैं। और हमारे यहाँ बाज़ मर्द हैं वो तंग दिल होते हैं अपनी बीवियों पे ख़र्च करने पे, अपने बहन भाइयों पे भी कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मर्दों को उसको टैकल करने की ज़रूरत है, उनकी तरबियत करने की ज़रूरत है कि आप एक लड़की को लाएँ, आप उस पर एक्सपेंस आपका होना चाहिए। अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमाते हैं। यानी शरीयत ने बाप जगहों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर ये फरमाया कि तुम जब वो नवाला जो अपने बीवी के मुंह में डालते हो ये सदका है। हमारे उस्ताद पढ़ाते वो कहते हैं कि ख़ास तौर से क्यों कहा गया, आम तौर से होता ही है कि लोगों को ना ये चीज़ बीवी के मामले में तंगी हो रही होती है, बाज़ यानी उनको लगता है यार ये तो बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी वो गरीब को दे रहे होंगे ना, गरीब को तो सदका है, बीवी पे खर्च कर रहे होंगे तो उनको होगा यार ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि वो ज़्यादा नहीं किया, बीवी पे खर्च करने पर ज़्यादा नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। इसमें हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स जो माशाल्लाह शरीयत के रूह से बताए हैं जो मेरे लिए भी नए थे। आई होप कि आप लोगों ने भी इससे बेनिफिट लिया होगा, और इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक्स के बहुत से ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे आइली ज़िंदगी में अब बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट कर रही हैं। बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस हो रही हैं, लोगों को पता नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं। डिवोर्सेस इसलिए हो रही हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता कि क्या चीज़ फ़र्ज़ है, क्या चीज़ फ़र्ज़ नहीं है, मर्द की ज़िम्मेदारी क्या है। मर्द भी कभी कभी यहाँ पे वो उस तरह ज़िम्मेदार नहीं होता। तो इसी तरीके से हम लोगों को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। अगले हम लोग वीडियो पे कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में, हाँ, क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में करें इंशाल्लाह। हम शरीयत के रूह से ही उनका जवाब भी हम देंगे।